हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज के सेशन में आपके जितने क्वेरीज थे, जितने डाउट्स थे रिलेटेड टू हरियाणा एडीओ, तो वो आज हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। जो मतलब कि कहें तो क्या लिखा है, आपके सवाल और हमारे जवाब जो हमने कंप्लीटली इवेल्युएट किए हैं कि पहली बात तो कौन से आपके डाउट्स आ रहे हैं और क्या उसका जो है वो आंसर है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने हमें टेलीग्राम पे भी मैसेजेस किए थे कि हम क्या एलिजिबल हैं, हम अदर स्टेट से। बहुत सारे ऐसे सवाल थे इस तरह के, तो वो सारे हमने यहाँ पे एनलिस्ट कर दिए कि क्या क्या आपके सवाल थे। जैसा कि आप देख सकते हो कि कितनी पोस्ट आई है टोटल, फॉर्म फिल हम कब करेंगे, अदर स्टेट वाले क्या एलिजिबल हैं, हम अभी 4th ईयर में हैं, क्या हम एलिजिबल हैं, इतनी सारी पोस्ट बैकलॉग की क्यों बची हुई है, पेपर सेंटर कहाँ पे होने वाला है, जॉब कहाँ पे होगी, जॉब प्रोफाइल कैसी होगी और सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं इस सेशन में। बिल्कुल, तो देखिए ये आप सबके ही सवाल थे जो हमने कहीं ना कहीं से देखे, और अब आज के सेशन में ये जितने भी आपके डाउट्स हैं इसको लेके वो हम सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आपकी पहला पॉइंट था कि कितनी पोस्ट होगी, कितनी इस बारी हमें जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कितनी वैकेंसीज है। चाहिए तो हमें एक ही, पर फिर भी एक आइडिया रहे कि कितनी जो है आउट इस बारी वैकेंसी की गई है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तो अलग अलग कैटेगरी की उन्होंने कंप्लीट आराम से बताया हुआ है कि भाई इस कैटेगरी के लिए इतनी वैकेंसी है। अगर टोटल में देखें तो टोटल पहले हमारे लिए बनता है इंपॉर्टेंट, जिसमें कि 785 यानी कि अच्छी खासी जो है वैकेंसीज इस बार आउट की गई हैं। अगर आप कंपैरिजन करोगे ना इसको लास्ट ईयर की वैकेंसी यानी कि 2022 में जब आई थी तब कितनी वैकेंसी थी, तो उसके मुकाबले इस बार तो अच्छी खासी वैकेंसी 785 आउट हुई है। पर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जर्नल की ही 448 जो है वैकेंसी जर्नल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है 448, और बाकी जो है हर कैटेगरी वाइज उन्होंने बता दिया, जैसे कि ईडब्ल्यूएस की 89, ईएसएम अनरिजर्व की 36, पीडब्ल्यू उनकी है डब्ल्यूडी की 7। तो ऐसे हर कैटेगरी वाइज उन्होंने बता दिया कि कितनी जो है वैकेंसीज आउट है, प्लस अगर कुछ बैकलॉग हैं वो भी, और कितनी फ्रेश है, जैसे कि डीएससी में एससी कैटेगरी में आगे ओएससी और डीएससी में, तो डीएससी में 5 बैकलॉग थी, प्लस इन्होंने इसमें 79 जो है वो फ्रेश वो इस बारी रखी। बिल्कुल, और एक और पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ये वैकेंसी दिखा रहे हैं ये स्टेट वैकेंसी आई हुई है, और स्टेट वैकेंसी के हिसाब से बहुत अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जनरल की आप पोस्ट देख लिए 448 पोस्ट है। तो कोई अगर अदर स्टेट वाले लोग भी इस पोस्ट के अप्लाई करेंगे तो वो जनरल के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अपनी स्टेट का कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो हरियाणा की स्टेट के लिए वैलिड नहीं होगा। सिर्फ जो हरियाणा वाले हैं उनके पास भी जो रिजर्वेशन राइट्स है वो होंगे। इसके अलावा जितने भी लोग अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे वो किन के साथ फाइट करेंगे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के साथ में फाइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये तो पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था कि फॉर्म फिलिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगी, कब से हमें जो है उसकी फिलिंग डेट भर देना है और एंडिंग डेट क्या रहेगी, ताकि हमें पता रहे कि उस डेट के विद इन जो है हम अपना फॉर्म फिल कर। तो इसका जो आंसर है वो यही है, साफ साफ हमें वहां पर मेंशन भी था कि जो ओपनिंग डेट है वो 5 अगस्त, तो इसको लिख लीजिए 5 अगस्त को पहला जो है आपका वो ओपन हो जाएगा पोर्टल। आपको अपना टाइमली वहां पर अपनी जो है ये फिल कर देना है, ठीक है। और एंडिंग यानी कि कहें तो क्लोजिंग डेट क्या रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रहेगी 25 अगस्त तक। आप जो है 5 बजे तक आपके पास टाइम है कि आपको जो अपना फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल कर देना है। क्लोजिंग डेट अगर डिपॉजिट ऑफ फी तो वो भी आप इसी के साथ ही 25 अगस्त को 5 बजे तक आपकी सब कुछ कंप्लीट डिपॉजिट ऑफ फीस और उससे पहले जितनी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। बिल्कुल, और आपको किस साइट पे जाना है, एचपीएससी की साइट पे जाना है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाना है फॉर्म फिलिंग के लिए। ध्यान रखिए, एडवर्टीजमेंट जब आप देखेंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपकी नोटिफिकेशन में दी गई है। तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल रेडी रखिए और उसके बाद में अपनी फॉर्म फिलिंग इस साइट पे जाके आपको करनी है। डेट्स आपको मैम ने मेंशन कर दी है। अब जो थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, जो क्योंकि इतनी अच्छी खासी वैकेंसी, और जैसे मैम ने भी कहा कि स्टेट के अकॉर्डिंग अगर सोचते हैं तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, 750 प्लस यानी कि 785 एक स्टेट वैकेंसी के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें। तो यहाँ पे अब अदर स्टेट वालों के माइंड में क्या आता है कि क्या हम लोग भी एलिजिबल हैं, हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो थर्ड डाउट हमने सबसे ज्यादा फेस किया वो यही था कि क्या
अदर स्टेट्स आर एलिजिबल और नॉट, तो बिल्कुल आप सब अदर स्टेट्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप सब लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। वो है एलिजिबिलिटी की कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि आपका बीएससी ऑनर्स होना चाहिए एग्रीकल्चर में, कोई और हॉर्टिकल्चर या फिर आप अगर किसी और बैकग्राउंड से हैं वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीएससी, और आपकी अगर डिग्री में ऑनर्स लिखा है एग्रीकल्चर तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, 10th-12th के टाइम पे अगर आपने संस्कृत पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और तीसरा, मैंने आपको कहा कि अदर स्टेट वाले जो जनरल कैटेगरी है या अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए ही फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी बहुत क्लियरली हमने आपको बता दी है। बिल्कुल, और ये डाउट तो मैंने भी बहुत सारे एस्पिरेंट से सुन लिया कि मैम हमने बीएससी हॉर्टिकल्चर से की है, ऑनर्स है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, देखिए जी उनकी जो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था बीएससी ऑनर्स, बट इन एग्रीकल्चर में है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड, संस्कृत या हिंदी आपकी 10th-12th में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सारा कुछ मेंशन था। अदर डाउट जो आ रहा था वो आ रहा था कि अभी हम 4th ईयर में हैं, क्या हम लोग एलिजिबल हैं? तो देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, यानी कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर अभी आप 4th ईयर कर ही रहे हैं, डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगले डाउट को देख लेते हैं कि इतनी सारी पोस्ट अभी क्यों बची है। तो अगर हम बात करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस की, तो पिछली बार क्या हुआ था, आपका जब एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे सारी आपकी जो पोस्ट है वो फिलअप नहीं हो पाई थी। बहुत सारे उसके रीजंस थे कि कट ऑफ बहुत हाई चल गया था, उतने ज्यादा कैंडिडेट आपको नहीं मिले थे। तो उसकी वजह से आपको जो वैकेंसी है इस बार बैकलॉग की भी वैकेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन आपको किस बात पे फोकस करना चाहिए कि इस बार आपको अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो आपको इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे और अपनी पढ़ाई पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। राइट, पोस्ट आपके लिए आई है, ये बहुत अच्छी बात है। अगली बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो बिल्कुल जो एज रिलैक्सेशन है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो, हमें 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल रहा है। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। तो सारा क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया गया है कि किस किस के लिए जो रिलैक्सेशन है एज की वो अलाउड है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे 18 साल से लेके जो 42 साल तक के लोग हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको एज लिमिट भी मिल गई है एग्जाम को देने के लिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये जो एज रिलैक्सेशन है ये एज पर द गवर्नमेंट रूल्स है जो फॉलो किया जाएगा। बिल्कुल, जो सिर्फ हरियाणा वाले हैं उन्हीं को, जैसे कि पहले भी बताया, सिर्फ हरियाणा वाले उन्हीं के लिए ये एज रिलैक्सेशन सबको जो है ये मायने रहेगी। इसके बाद देखें कि पेपर सेंटर कहाँ होगा, कि कहाँ हमें जाना पड़ेगा। अगर मैं किसी और स्टेट का हूँ तो मुझे कहाँ जाके ये पेपर जो है वो देना पड़ेगा। तो देखिए जितनी भी स्टेट की हमारी आती है वैकेंसी, वो उसका एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है वो उसी स्टेट में होगा। यानी कि ये एग्जाम जो है वो आपको बिल्कुल हरियाणा में जाना पड़ेगा, वहीं जाके आपका ये एग्जामिनेशन होगा। तो इसका सेंटर लगाइए। या इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन हमने देखा और वो था कि इसकी जो जॉब होगी वो कहाँ पर होगी। तो अगेन स्टेट की वैकेंसी है तो इसकी जॉब भी आपको हरियाणा में ही कहीं ना कहीं किसी गांव में हो सकता है, कहीं पे भी इसकी वैकेंसी आएगी। तो मतलब कि यहीं पे आप एज एन एडीओ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे काम करेंगे। तो इसी के अंदर ही हरियाणा में ही आपको जॉब करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जॉब प्रोफाइल कैसी होगी। तो बिल्कुल अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो क्या बोला है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है वो आपको करनी है। इसमें आपको फार्मर से भी कनेक्टेड रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट से भी कनेक्टेड रहना पड़ेगा, और जितनी भी स्कीम्स हैं वो भी आपको फार्मर तक पहुंचानी पड़ेंगी। और फार्मर्स को भी आपको फील्ड्स को विजिट करना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कैसे वो प्रोग्रेसिव फार्मिंग कर सकते हैं। तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है वो ओवरऑल किसी एरिया में जो फार्मर्स है या फिर जो खेती है उसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं और फार्मर्स तक जो चीजें हैं उसको ईज से लेके जाते हैं। तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं या एडीओ की जॉब है वो आपकी बेसिकली गवर्नमेंट जॉब है, और इसमें आप फार्मर से लेके जो गवर्नमेंट है सबके साथ भी कनेक्टेड रहते हो। बिल्कुल, यानी कि ये लगा लो कि आप लोग जो आपकी सरकार है और किसानों
के बीच में जो काम कर रहे हो, ताकि अगर जो कोई जैसे सरकार सोचिए कोई स्कीम लाती है और हमें वो किसानों तक पहुंचाना है, तो वो सारी की सारी जो ड्यूटी होगी वो आप लोगों की होगी कि वो स्कीम का सही तरीके से किसानों तक उनको उसके बारे में अवेयर कराना। अगर स्कीम का कोई जैसे पैसा या कुछ भी ऐसा है, उसके लिए फार्मर को बताना कि भाई आप जाइए, आपको पैसा मिलेगा या कुछ भी है। दूसरी बात आती है, जैसे भी हाल ही में क्या हुआ था कि एक जगह पर जो बीज थे वो गलत किसानों तक पहुंच गए थे। तो ऐसी सारी चीजों का चेक रखना भी, क्या जो है किसानों तक सब कुछ सही जा रहा है, पेस्टिसाइड या कुछ भी, उसकी ओरिजिनलिटी मेंटेन को करना, ये सारा काम जो होता है ये भी एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि उस जगह में, उस क्षेत्र में सारी जो कृषि को लेके किसानों और सरकार के बीच में तो करना ही करना है, साथ ही साथ जो आपको ओवरऑल भी है एग्रीकल्चर को लेके, वो सारा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आप एक टेक्निकल पर्सन हो, ऐसा टेक्निकल पर्सन जो किसानों को नॉलेज भी दे रहा है, उनके लिए ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनको सारी स्कीम्स भी पहुंचा रहा है। ओवरऑल जो कृषि का विकास है वो आपके हाथों में होगा, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए। और जॉब कहाँ होगी वो भी बता दिया है, जॉब कैसी होगी वो भी बता दिया है। अब बताते हैं कि सैलरी कैसी है। तो आप देख रहे हो कि अभी यहाँ पे जो सैलरी मेंशन की गई है वो 35,000 से लेके 1,12,000 तक मेंशन की गई है। और ये आपकी स्केल 6 के अकॉर्डिंग है। जैसे स्केल आपका नया होगा या रिवाइज होगा तो सैलरी भी आपको ज्यादा दिखाई देगी। अभी के लिए 6 के अकॉर्डिंग 35,000 से लेके 1,12,000 के आसपास है, राउंड अबाउट में बता रही हूँ। लेकिन जैसे नेक्स्ट आपका जो स्केल है वो लागू होगा तो आपकी सैलरी यहाँ पे डेफिनेटली आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे था कि इस बार एग्जाम पैटर्न, ठीक है जी, हमारे डाउट्स तो सॉल्व हो गए, बट अब बात आती है कि थोड़ा सा इसमें बता दीजिए कि इस बार जो है एग्जाम पैटर्न क्या होगा। बिल्कुल, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक इन्होंने अपना क्लियर जो एग्जाम पैटर्न है कि क्या सब्जेक्टिव होगा क्या ऑब्जेक्टिव होगा वो इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। कुछ दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी और पता चल जाएगा कि किस टाइप का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। लेकिन हाँ, इन्होंने 2-3 हिंट्स ड्रॉप किए हैं, क्या कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में ये स्क्रीनिंग करेंगे, मतलब कि उनकी काट छांट करेंगे, उनको कम करेंगे और कट ऑफ रख देंगे कुछ हाँ, ऐसा, तो उसमें वो कुछ ना कुछ ऐसा जो होगा वो पॉइंट कर देंगे अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं तब। बिल्कुल, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको ये बोल रहे हैं कि एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसमें हो सकता है आपका कोई एग्जाम लिया जाए, या हो सकता है इनके पास में बाकी भी बहुत सारे क्राइटेरिया है कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह को देखा, उसके मार्क्स वगैरह देखे, तो डिपेंड करेगा कि क्या क्राइटेरिया इन्होंने फॉलो करना है। जैसे आपने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा कि क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है मार्क्स के बेसिस पे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट लें, उसके बाद में आता है आपका मेंस एंड इंटरव्यू। तो मेंस को लेके इन्होंने अभी पूरा क्लियर नहीं बताया है, लेकिन नोटिफिकेशन में साफ लिखा था कि अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो वो OMR बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है। और अगर आगे जाके ये मेंस लेते हैं तो वहां पे इन्होंने लिखा था कि जो आपकी OMR शीट्स हैं और जो आपकी आंसर शीट्स हैं उसकी भी रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन अलाउड नहीं है। तो अभी इनकी तरफ से जो पैटर्न है वो क्लियर होना बाकी है, और जो चीजें धीरे धीरे जैसे नोटिफिकेशन आएगी तो हम आपको डेफिनेटली ऑन पॉइंट बता देंगे कि ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो अभी तक के लिए इन्होंने सिर्फ हिंट्स ड्रॉप किए हैं कि अगर बहुत सारे नंबर्स होंगे तो स्क्रीनिंग करेंगे, देन मेंस होगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू यहाँ पे रहने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए, इस टाइम पे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम भी कोई हवा में बात नहीं करना चाहते, ठीक है। इसीलिए अभी जो अपना बढ़िया टाइम है उसको कैसे सही यूज कर सकते हो कि पहली बात अपना पास्ट ईयर में देखिए, अभी इसका जो पेपर है आपको बहुत आराम से नेट पर मिल जाएगा, उसको जाके चेक करिए कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर इन्होंने क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन लेवल था वो बहुत बेहतरीन लेवल था और बहुत हाई लेवल पे कहें तो अच्छा खासा मॉडरेट टू हाई था वो क्वेश्चन पेपर इनका था। तो अभी के टाइम के लिए उसको इवेल्युएट करिए, उससे पहले अगर कोई एग्जाम हुआ तो उसको इवेल्युएट करिए कि लास्ट ईयर को लेके इन्होंने जो है क्या इनका पेपर पैटर्न रहा है, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन, क्या कोई करंट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि या सिर्फ जो स्टैटिक पार्ट है हमारा एग्रीकल्चर का रटा रटाया उसी में से क्वेश्चन आ गए। तो उन सब चीजों को इवेल्युएट करिए, अपने नोट्स में ऐड रखिए कि हाँ अब मुझे इस चीज पे जो है फोकस करना है। बिल्कुल, तो इस साल का एग्जाम पैटर्न जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे, लेकिन आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी देखा होगा तो अच्छा खासा लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपने शुरू नहीं की है, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपनी चीजों को रिवाइज करते रहिए, थ्योरी को भी अच्छे से पढ़िए और वहां से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी सॉल्व करते रहिए, ताकि चाहे सब्जेक्टिव पेपर आए चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर आए आप लोग हर टाइप के पेपर के लिए तैयार रहें। बिल्कुल। तो देखो, स्टार्टिंग तो यही होती है ना, पहले तो अपना बेस जो है
उसको मजबूत करिए, वहां से जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो आप फिर तुरंत और कॉन्फिडेंटली आंसर करोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर में यही होता है, जब हम लोग हॉल में बैठे होते हैं तब हमें ये वो नहीं होना चाहिए कि हाँ यार मुझे डाउट हो रहा है। ये जो डाउट है ना, ये तभी रिमूव होगा जब आप अभी से अपने सब्जेक्टिव पोर्शन को, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको बढ़िया से करेंगे, ताकि जब आप उसका एमसीक्यू लगा रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार ये चीज तो मैंने यहाँ पढ़ी थी और डेफिनेटली जो इसका आंसर है वो यही मैच हो रहा है। बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड और भी अगर आपको डाउट्स होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम डेफिनेटली आपके डाउट्स को किसी ना किसी फॉर्म में जरूर रिजॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए जितने बच्चों ने हमसे जो जो डाउट्स पूछे थे उन सब डाउट्स को हमने इस वीडियो की हेल्प से आपका सॉल्व कर दिया है। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पे, या फिर आप यहीं पे एक वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो आई होप जितने आपके डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। तो इसी के साथ फिर किसी और वीडियो में आपके नए डाउट्स या इसी की और जानकारी के साथ हम मिलते हैं। तब तक ध्यान रखिए एंड खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।